दोस्तों आज रविवार है और जैसा कि आप जानते हैं कि हर रविवार को हम पंचायती राज एक्ट पढ़ते हैं। इस सीरीज में हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। पिछली 2 वीडियो में हम एक्ट के पहले भाग जिसमें कुल 2 अध्याय और 6 धाराएं थी इनको पूरा कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा पंचायती राज एक्ट के भाग 2 में तीसरा अध्याय जिसका नाम है सभा क्षेत्र की स्थापना तथा ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतों का गठन। इस अध्याय में धारा 7 से लेकर धारा 12 तक कुल 6 धाराएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। पहले बात करते हैं धारा 7 की। दोस्तों धारा 7 में सभा क्षेत्र का सीमांकन के बारे में बताया गया है। धारा 7 की कुल 5 उपधाराएं हैं। उपधारा 1 में ये बताया गया है कि सरकार अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्राम के किसी भाग अथवा मिलते ग्राम समूह की कम से कम 500 की जनसंख्या से एक या अधिक सभा क्षेत्र गठित करने की घोषणा कर सकती है। आसान भाषा में कहें तो उपधारा 1 के अनुसार किसी ग्राम या ग्राम समूह को ग्राम पंचायत बनाने के लिए उसमें कम से कम 500 की जनसंख्या होनी चाहिए। लेकिन कुछ अपवादात्मक मामलों में अगर जनसंख्या 500 से कम है तो भी सरकार उस ग्राम को ग्राम पंचायत बना सकती है, बशर्ते उस ग्राम या ग्राम समूह को लिखित रूप में उन कारणों को स्पष्ट करना होगा। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो भले ही उनके ग्राम की जनसंख्या 500 से कम हो, उसको ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया जाएगा। उपधारा 1 में आगे ये भी बताया गया है कि हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 के अधीन गठित कोई नगर पालिका और छावनी को तब तक किसी ग्राम क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब तक किसी नगर पालिका के मतदाताओं की बहुसंख्या किसी ग्राम पंचायत की स्थापना न चाहती हो। अगर वहां के मतदाताओं की बहुसंख्या अलग ग्राम पंचायत की स्थापना चाहती है तो ऐसी दशा में नगर पालिका की परिसंपत्तियां तथा देनदारियां बनने वाली नई ग्राम पंचायत की होंगी और उस क्षेत्र से नगर पालिका का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब उपधारा 1 में ये बात तो बता दी कि किसी ग्राम पंचायत को बनाने के लिए कम से कम 500 की जनसंख्या होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि जनसंख्या के आंकड़ों का आधार क्या होगा। तो इसका जवाब उपधारा 2 में दिया गया है। उपधारा 2 के अनुसार पिछली 10 वर्षीय जनगणना के सुसंगत आंकड़े जो प्रकाशित हो गए हैं उनको आधार मानकर नई ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए किसी गांव की जनसंख्या वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार 350 थी, लेकिन वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 620 है और वो गांव चाहता है कि उनकी अलग से ग्राम पंचायत बने। तो सरकार उनकी वर्तमान की जनसंख्या को न मानते हुए वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार उनके गांव की जनसंख्या को आधार मानेगी और उस गांव को ग्राम पंचायत का दर्जा नहीं दिया जाएगा। उपधारा 3 में ये बताया गया है कि सरकार अधिसूचना के द्वारा सभा क्षेत्र में किसी क्षेत्र को सम्मिलित भी कर सकती है और किसी क्षेत्र को निकाल भी सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ गांव ऐसे होते हैं जिनमें 1 से अधिक पंचायत होती है और कुछ गांव ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना रखी होती है। ऐसा इसी उपधारा के आधार पर किया जाता है। उपधारा 4 में ये बताया गया है कि यदि सभा का संपूर्ण क्षेत्र किसी नगर पालिका या किसी छावनी में शामिल कर लिया जाता है, ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसकी सारी परिसंपत्तियां और देनदारियां नगर पालिका या छावनी की हो जाएंगी। अगर आप किसी ऐसे गांव को जानते हैं जिसको किसी नगर पालिका या किसी छावनी में शामिल कर लिया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह से उपधारा 5 में ये बताया गया है कि यदि संपूर्ण सभा क्षेत्र फरीदाबाद समव्यू अधिनियम 1971 के अधीन फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स में शामिल कर लिया जाता है तो उस ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसकी सारी परिसंपत्तियां और देनदारियां फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स की होंगी। तो अब बात करते हैं धारा 8 की। दोस्तों धारा 8 में ग्राम पंचायत की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। धारा 8 की कुल 3 उपधाराएं हैं। उपधारा 1 में ये बताया गया है कि सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक सभा क्षेत्र में किसी नाम से ग्राम पंचायत स्थापित कर सकती है।
उपधारा 2 में ये बताया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत किस तरह से बनेगी। उपधारा 2 के खंड क के अनुसार सरपंच को ग्राम सभा द्वारा इसके मतदाताओं से गुप्त मतों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, यानी इसमें सरपंच के चुनाव की बात की गई है। उपधारा 2 के खंड ख में गांव के पंच या वार्डों की संख्या के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार किसी पंचायत में कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 20 पंच हो सकते हैं। उपधारा 3 में वार्डों के क्षेत्र और पंचों के चुनाव के बारे में बताया गया है। उपधारा 3 के अनुसार ग्राम पंचायत के सभी वार्डों के सभी पंचों के पद प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र इस हिसाब से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या जहां तक संभव हो सके संपूर्ण पंचायत क्षेत्र के अनुपात में रहेगी। तो अब बात करते हैं धारा 9 की। दोस्तों, धारा 9 में ग्राम पंचायतों में स्थानों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। धारा 9 की कुल 6 उपधाराएं हैं। उपधारा 1 में ये बताया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थान आरक्षित किए जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित किए गए स्थानों की संख्या उस पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के निकटतम उसी अनुपात में होगी जो उस क्षेत्र में कुल जनसंख्या के पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की संख्या है, और ऐसा स्थान अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की अधिकतम जनसंख्या वाले ऐसे वार्डों में आवंटित किए जा सकते हैं। उपधारा 2 में ये बताया गया है कि उपधारा 1 के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, और ऐसे स्थान उपधारा 1 के अधीन आरक्षित विभिन्न वार्डों को रोटेशन के द्वारा या लोट के द्वारा आवंटित किए जा सकते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो उपधारा 1 में जिन स्थानों को आरक्षित किया गया है, उपधारा 2 में उन स्थानों का 1/3 हिस्सा अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। उपधारा 3 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 हिस्सा, जिसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं की संख्या भी शामिल होगी, महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो किसी गांव में सरपंच पद सहित कुल 15 सीटें हैं, तो ऐसे में इनका 1/3 हिस्सा यानी कि 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिनमें अनुसूचित जाति की महिलाओं की संख्या भी शामिल होगी, और ये स्थान उपधारा 1 तथा 2 के अधीन आने वालों के सिवाय ऐसे स्थान किसी पंचायत में विभिन्न वार्डों में रोटेशन तथा लोट के द्वारा आवंटित किए जा सकते हैं। उपधारा 4 में ये बताया गया है कि किसी खंड में ग्राम पंचायत में सरपंचों के पद अनुसूचित जातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। खंड में ऐसे सरपंचों के पदों की संख्या जहां तक हो सके उसी अनुपात में होगी जो राज्य की कुल जनसंख्या के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या हो, और इन सरपंचों के पदों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 हिस्सा अनुसूचित जातियों में से महिला सरपंचों की पदों के 1/3 सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इसी उपधारा में ये बताया गया है कि आरक्षित सरपंचों के पदों की संख्या विभिन्न ग्राम पंचायतों प्राथमिकता अनुसूचित जातियों की अधिकतम बड़ी जनसंख्या वाले और उसके बाद ऐसे वर्गों की अधिकतम दूसरी बड़ी जनसंख्या वाली तथा आगे इसी प्रकार पंचायतों में रोटेशन की जाएगी। आसान भाषा में कहूँ तो जिन गाँव में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अधिक है, सबसे पहले उस गांव में सरपंच पद को आरक्षित किया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जिस गांव में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अधिक है उसमें सरपंच पद को आरक्षित किया जाएगा, और ये क्रम आगे इसी तरह से चलता रहेगा। उपधारा 5 में बताया गया है कि उपधारा 1 तथा 2 के अधीन स्थानों का आरक्षण और उपधारा 4 के अधीन सरपंचों जो महिलाओं के आरक्षण से भिन्न है, इन पदों का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में स्पेसिफाइड अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। जिसका मतलब है कि अगर भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 जिसमें आरक्षण के बारे में बताया गया है, इसमें कोई बदलाव किया
किया जाता है या इसको खत्म किया जाता है तो उस परिस्थिति में हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 में ग्राम पंचायतों में जिस आरक्षण के बारे में बताया गया है वो मान्य नहीं रहेगा। उपधारा 6 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्गों से संबंधित एक पंच होगा यदि उनकी जनसंख्या सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 2% अथवा उससे अधिक है और ऐसे स्थान पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की अधिकतम जनसंख्या वाले ऐसे वार्डों को आवंटित किए जाएंगे। आसान भाषा में कहें तो यदि किसी ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या उस गांव की कुल जनसंख्या का 2% या उससे अधिक है तो ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग का एक पंच होना जरूरी है और ये पंच उस वार्ड में होगा जिस वार्ड में इनकी संख्या सबसे अधिक है। तो अब बात करते हैं धारा 10 की। दोस्तों धारा 10 में सरपंच की पदावधि के बारे में बताया गया है। धारा 10 के अनुसार सरपंच की पदावधि 5 वर्ष की होगी बशर्ते उसको किसी विशेष परिस्थिति के चलते हटाया न गया हो। तो अब बात करते हैं धारा 11 की। दोस्तों धारा 11 में ग्राम सभा का अधिवेशन और गणपूर्ति के बारे में बताया गया है। धारा 11 की कुल 9 उपधाराएं हैं। उपधारा 1 में ये बताया गया है कि प्रत्येक ग्राम सभा प्रत्येक वर्ष में ऐसी तिथि समय तथा स्थान पर जो संबंध खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी द्वारा नियुक्त की जाए 4 महाअधिवेशन कराएगी। आसान भाषा में कहें तो प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रत्येक वर्ष बीडीपीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर द्वारा तय की गई तिथि समय तथा स्थान पर 4 ग्राम सभा करवाना अनिवार्य है। उपधारा 2 में ये बताया गया है कि यदि कोई सरपंच लगातार 2 ग्राम सभा बुलाने में असफल रहता है तो उस दशा में उसका पद धारण करना उसी तिथि से अपने आप समाप्त हो जाएगा जिस तिथि को दूसरी ग्राम सभा होनी थी। बीडीपीओ ऐसी समाप्ति की सूचना तुरंत निदेशक को देगा जो इस तथ्य को जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत तथा सरपंच को अधिसूचित करेगा। उपधारा 3 में ये बताया गया है कि जब किसी सरपंच को लगातार 2 ग्राम सभा न होने के कारण उसके पद से हटा दिया जाता है तो जिस तिथि को निदेशक उस सरपंच को उसके पद समाप्ति की अधिसूचना जारी करता है उस तिथि से लेके अगले 30 दिन की अवधि के भीतर अगर वो सरपंच ग्राम सभा न आयोजित करने के पर्याप्त कारण बता देता है तो इस परिस्थिति में सरपंच को बहाल किया जा सकता है। उपधारा 4 में ये बताया गया है कि जब सरपंच को किसी भी समय पंचायत समिति या ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित में ग्राम सभा की सूचना दी जाए तो ऐसी परिस्थिति में सरपंच सूचना की समाप्ति के 30 दिन के भीतर ग्राम सभा बुला सकता है। इस तरह की ग्राम सभा को विशेष ग्राम सभा कहा जाता है। उपधारा 5 में ये बताया गया है कि 4 ग्राम सभा जिनका जिक्र उपधारा 1 में तथा जिस विशेष ग्राम सभा का जिक्र उपधारा 4 में किया गया है अगर ये नहीं बुलाई जाती हैं तो खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी यानी बीडीपीओ ये ग्राम सभा बुलाएगा। उपधारा 6 में ये बताया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा होने वाली ग्राम सभा और विशेष ग्राम सभा का समय तथा स्थान प्रकाशित किया जाएगा और उसी समय और स्थान पर वो सभा कराई जाएगी। उपधारा 7 के अनुसार यदि कोई ग्राम पंचायत असामान्य ग्राम सभा यानी विशेष ग्राम सभा बुलाती है तो उसके लिए कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 से गणपूर्ति यानी कोरम होना जरूरी है। उपधारा 8 के अनुसार बीडीपीओ तथा पंचायत का ग्राम सचिव ग्राम पंचायत की प्रत्येक सभा में उपस्थित होंगे। यदि बीडीपीओ किसी कारण हेतु किसी ग्राम सभा में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तो समाज शिक्षा तथा पंचायत अधिकारी यानी सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर जिसको सामान्य भाषा में एससीपीओ बोलते हैं वो या फिर ऐसा खंड विस्तार अधिकारी जो बीडीपीओ द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया हो वो ग्राम सभा में उपस्थित होगा। ग्राम पंचायत सभा क्षेत्र में सेवारत ग्राम स्तर के प्रत्येक पदाधिकारियों को बुलाएगी और इसके समक्ष आने वाले किसी मामले के संबंध में अपनी सलाह देगी। उपधारा 9 के अनुसार ऐसी परिस्थितियां जो मानव नियंत्रण से बाहर हैं, उनको छोड़कर प्रत्येक पंच को ग्राम सभा के अधिवेशनों में उपस्थित होना होगा।
तो अब बात करते हैं धारा 12 की। दोस्तों धारा 12 में ग्राम सभा की शक्तियां तथा कृत्य के बारे में बताया गया है। धारा 12 के अनुसार ग्राम सभा की पावर और फंक्शन इस प्रकार है। नंबर 1, ग्राम पंचायत ग्राम सभा में उनके द्वारा तैयार किए गए बजट और भावी विकास कार्यक्रम और योजनाओं पर विचार करेगी और आगे होने वाली ग्राम सभा में उन विकास योजनाओं की सामान्य प्रगति की समीक्षा करेगी। नंबर 2, वह पिछले वित्त वर्ष से संबंधित पंचायत को हुई वास्तविक आय तथा व्यय पर विचार करेगी। नंबर 3, यह ग्राम पंचायत की विद्यमान स्कीमों तथा सभी प्रकार के कार्यकलापों पर विचार करेगी और उनकी जांच करेगी। नंबर 4, यह ग्राम पंचायत द्वारा अथवा किसी अन्य सरकारी विभाग द्वारा जिम्मे लिए गए सभी विकास कार्यों के लिए लागत कार्य पूर्ण होने की तिथि तथा परिसंपत्तियों आदि का नाम स्पेसिफाई करते हुए पूरा रजिस्टर करेगी। नंबर 5, यह ग्राम पंचायत के पूरे किए गए कार्यों तथा सभी प्रकार के समाप्त कार्यों की जांच करेगी। नंबर 6, यह ग्राम पंचायत के सरपंचों और पंचों के विशिष्ट कार्यकलाप, आय, व्यय, स्कीम तथा अन्य मामलों को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकती है और ग्राम पंचायत का सरपंच और पंच इसके लिए जिम्मेवार होंगे। नंबर 7, यह स्कीमों के स्थानों तथा अन्य कार्यों का पता लगाएगी। नंबर 8, यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उसके अनुपालन पर विचार करेगी। नंबर 9, यह ग्राम पंचायत के हर प्रकार के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर विचार करेगी। नंबर 10, यह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो एक्ट में बताए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पूरा होता है पंचायती राज एक्ट के भाग 2 का तीसरा अध्याय, जिसमें हमने धारा 7 से लेके धारा 12 तक कुल 6 धाराओं के बारे में पढ़ा। उम्मीद है दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी का एक्ट जानने के लिए मिलते हैं अगले रविवार को। जय हिंद, जय भारत।